Good morning, all of you. This is Jyoti, pupil teacher of science from Dr. Ganesh Das DAV College of Education for Women, करनाल। तो कल हमने प्लेन मिरर, स्पेरिकल मिरर, मल्टीपल इमेजेस, फोकस पॉइंट, पोल, प्रिंसिपल एक्सिस, इन सब के बारे में पढ़ा था। तो जो आज हम पढ़ेंगे वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन एंड द स्पेरिकल मिरर कि रिफ्लेक्शन के लिए जो क्या क्या लॉ है उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो फर्स्ट इज द जब ए रे पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस पासेस थ्रू द फोकस, कि जब भी कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, जो डायग्राम है इसमें सी और पी क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस है, सी पी इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। ये रे आ रही है जो एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के जो पैरेलल आती है, तो जो ये रे है ये प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस पॉइंट से होके पास होती है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि कोई भी रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस पॉइंट से होके पास होती है। कनकेव के केस में भी ये होता है और कन्वेक्स के केस में भी यही होता है। कोई रे जो प्रिंसिपल एक्सिस, इसमें भी क्या पी और सी इज द प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, वो रिफ्लेक्शंस के बाद अपने डायरेक्शन में डाइवर्ट हो जाती है, वापस चली जाती है। तो कन्वेक्स के केस में एक्चुअल में वो फोकस पॉइंट से नहीं पास होती, लेकिन हमें क्या करना पड़ता है, फोकस पॉइंट से उसको पास करने के लिए एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है, तो आगे उसको बढ़ा दिया जाता है, तो वो भी फोकस पॉइंट से ही पास होती है। तो फर्स्ट लॉ यही कहता है कि एक रे जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है वो फोकस पॉइंट से होके पास होती है, दोनों के केस में, कनकेव मिरर के केस में भी और कन्वेक्स मिरर के केस में भी। उसके बाद सेकेंड इज द रे डायरेक्टेड टूवर्ड्स द फोकस ऑफ ए स्पेरिकल मिरर बिकम पैरेलल टू इट्स प्रिंसिपल एक्सिस। सेकंड कहता है कि अगर कोई रे डायरेक्टली फोकस पॉइंट से ही आती है तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल बन जाती है। अब इस केस में क्या, एक डायरेक्ट आ रही है, एक रे फोकस पॉइंट से होके वो पास हो रही है, उसके बाद रिफ्लेक्शंस के बाद वो दोबारा से क्या प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाती है। ऐसे ही कन्वेक्स मिरर में भी ऐसे ही होता है, एक रे आती है जो पहले से फोकस पॉइंट से होके पास होती है, तो वो रिफ्लेक्शन के बाद जब वापस जाती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के वो पैरेलल हो जाती है। उसके बाद थर्ड लॉ कहता है ए रे डायरेक्टेड टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद अपने इनिशियल पार्ट पे ही वापस चली जाती है अपनी डायरेक्शन में, तो जिस पार्ट से वो आएगी उसका जो इंसिडेंट पार्ट और रिफ्लेक्शन पार्ट है वो सेम होता है, जिस पार्ट से वो आती है उसी पार्ट से वो वापस चली जाती है। अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है, किसी इसका सेंटर है, जैसे ये हमारा ये कनकेव मिरर है, जिस पेयर का ये पार्ट होता है उस पेयर का ये सेंटर होता है। तो तीन लोग हमने पढ़े। फर्स्ट तो कहता है कि अगर कोई भी रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आती है तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस पॉइंट से होके पास होगी। सेकंड कहता है कि अगर वो पहले से फोकस पॉइंट से होके आती है तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाते हैं। और थर्ड पॉइंट कहता है कि अगर वो रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही वापस जाती है, मीन्स उसका इनिशियल और जो रिफ्लेक्टिंग पाथ होगा वो सेम, इंसिडेंट और रिफ्लेक्टिंग पाथ होगा जो उसका सेम होगा। उसके बाद डिफरेंट इमेजेस फॉर्मेशन बाय द डिफरेंट मिरर, तो जो स्पेरिकल मिरर जो इमेज बनाता है वो हमने कल पढ़ लिया था, वो इरेक्ट होते हैं, वर्चुअल होते हैं, सेम साइज की होती है। वर्चुअल की होती है क्योंकि एक्चुअल में कोई रेज हमिट नहीं करती, तो इसलिए वहाँ पे जो वर्चुअल टाइप की इमेज बनते हैं, इरेक्ट होते हैं, सीधी होती है और सेम साइज की होती है, जैसे कि ऑब्जेक्ट इसके सामने रखी गई हो। उसके बाद कनकेव मिरर की आज हम पढ़ लेते हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ इमेजेस। कनकेव मिरर में क्या होता है, अलग अलग टाइप की इमेज बनती है, वो डिपेंड करती है कि किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है मिरर के सामने। मिरर के सामने किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, तो अलग अलग पोजीशन पे रख के ऑब्जेक्ट को हम देखेंगे, अलग अलग टाइप की इमेज को हम पढ़ेंगे। तो अलग अलग पोजीशन पे ऑब्जेक्ट की इमेज को देखने के लिए हम क्या करते हैं, रे डायग्राम को बनाते हैं। रे डायग्राम क्या होता है, इट इज़ द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पॉसिबल पाथ लाइट कैन टेक टू गेट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये लाइट का पाथ होता है कि किस पाथ से लाइट मिरर के पास जा रही है, किस पाथ को वो फॉलो कर रही है, उसी की रिप्रेजेंटेशंस को बोलते हैं रे डायग्राम। तो फर्स्ट केस है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज फार अवे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ द मिरर, जब कोई ऑब्जेक्ट सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बहुत दूर रखी गई हो तब क्या होता है। ए बी इज द ऑब्जेक्ट, ए बी क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है, ए बी इज द ऑब्जेक्ट जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से भी बहुत दूर रखी गई है। तो इसमें क्या है, ए बी के पास से दो रेज आएंगी, एक पहली रेज है जो ए एल जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। तो हमने लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में पढ़ा कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है
तो वो रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस पॉइंट से होके पास हो जाती है। जो सेकेंड रेज है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके पास हो रही है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर कोई रे आती है तो वो वापस अपने उसी पाथ में रिफ्लेक्शंस के बाद जाती है। तो जो सेंटर ऑफ रे वाले रे होते हैं उसका सेम पाथ होता है आने और जाने का, रिफ्लेक्शंस के बाद भी इसका सेम पाथ होता है। तो जहाँ ही दोनों रे मीट करते हैं वो पॉइंट आ जाता है ए डैश। तो जो हमारा ए डैश और बी डैश है वो इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ए बी हमारी ऑब्जेक्ट थी, ए डैश और बी क्या है उसकी इमेज हो जाती है। तो जो इमेज बनती है किस टाइप की, रियल इमेज है, क्योंकि जो रेज है दोनों रेज है एक्चुअल में मीट हो रही है तो रियल इमेज है। उसके बाद साइज में छोटी है, जो ए बी हम देख भी सकते हैं कि जो ए बी ऑब्जेक्ट थी उसका साइज बड़ा होता है ए डैश बी से, इमेज से बड़ा साइज है तो साइज में जो इमेज बनती है वो छोटी होती है। उसके बाद जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, नीचे की तरफ बनी हुई है तो इमेज इन्वर्टेड है। उसके बाद सेकंड केस देख लेते हैं हम, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, जब ऑब्जेक्ट को हमने कर्वेचर के सेंटर पर रखा। ये सी क्या है, कर्वेचर ऑफ द सेंटर, तो ऑब्जेक्ट अब की बार सी पॉइंट पे है। तो एक रे है जो वो पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के, जब कोई रे पैरेलल जाती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो कहाँ से पास होगी, फोकस से। तो फोकस से रिफ्लेक्शन के बाद वो कहाँ आती है, फोकस पॉइंट पे आ जाती है। उसके बाद जो सेकंड रे है वो पहले से ही कहाँ जाते हैं, वो फोकस पॉइंट से जाते हैं। अगर फोकस पॉइंट से कोई रे आती है तो कहाँ जाएगी, रिफ्लेक्शंस के बाद वो पैरेलल बन जाते हैं प्रिंसिपल एक्सिस के। तो दोनों रेज रिफ्लेक्शंस के बाद ए डैश पॉइंट पे मीट होती है। तो जो ए डैश पॉइंट और बी है वो क्या है, इमेज है ए बी ऑब्जेक्ट की। हम देख सकते हैं इस केस में कि जो ए डैश बी इमेज है ऑब्जेक्ट की वो सेम साइज के जैसे कि रियल ऑब्जेक्ट था। तो ऑब्जेक्ट के सेम साइज की है इमेज बनती है। उसके बाद क्या है, इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि नीचे की तरफ बनी हुई है, और रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअल में जो रिफ्लेक्शंस के बाद रेज है वो एक्चुअल में मीट होती है। तो रियल टाइप की, तो इस केस में रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की इमेज बनती है। उसके बाद थर्ड केस आ जाता है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द सेंटर ऑफ कर्वेचर एंड द फोकस। अब हमने कहाँ रखा, अब हमने ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रख दिया। या जाते ये ए बी ऑब्जेक्ट है, सी सेंटर है, एफ फोकस। तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में हमने ऑब्जेक्ट को ए बी को रख दिया। तो एक रेज आती है ए एल जो कि पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के। तो रिफ्लेक्शंस के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस में से गुजरेगी, फोकस में से पास होके जाएगी। उसके बाद जो दूसरी रेज है वो पहले से ही फोकस पॉइंट में से जाती है, तो फोकस पॉइंट में से जाएगी तो रिफ्लेक्शंस के बाद क्या होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है वो। तो रिफ्लेक्शंस के बाद जहाँ दोनों रेज मिलते हैं वो पॉइंट आता है हमारा ए डैश। तो ए डैश और बी डैश क्या है, ये इमेज होती है, इमेज रियल ऑब्जेक्ट की जो हमारी ए बी की जो इमेज बनती है वो ए डैश बी डैश पॉइंट पे बनती है। तो हम देख सकते हैं इस डायग्राम से कि जो इमेज है वो ऑब्जेक्ट से साइज में बड़ी होती है, नीचे की तरफ बनती है, इन्वर्टेड इमेज है क्योंकि ये नीचे की तरफ बन रही है, उल्टी इमेज है, इन्वर्टेड इमेज बनती है। उसके बाद रियल इमेज है क्योंकि एक्चुअल में रेज मीट करते हैं। तो जिस टाइप की इमेज बनती है वो क्या होती है, एक तो साइज में लार्ज होती है, इन्वर्टेड होती है और रियल इमेज होती है। उसके बाद अगला केस, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज एट द फोकस ऑफ द मिरर। अब हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट को फोकस ऑफ द मिरर पे रख दिया, एफ पॉइंट पे रख दिया। तो एक रेज जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है, तो प्रिंसिपल एक्सिस के अगर रेज पैरेलल होगी तो वह रिफ्लेक्शंस के बाद वो कहाँ से गुजरेगी, फोकस पॉइंट से। उसके बाद जो दूसरी रेज है वो रिफ्लेक्शंस के बाद सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाती है। तो दोनों रेज क्या करती है, इन्फिनाइट में मिलती है, इन्फिनिट में मिलती है, बहुत दूर जाके मिलती है। हम इसको डायग्राम में नहीं दिखा सकते, लेकिन जो इमेज बनती है यहाँ पे वो क्या होगी, इन्वर्टेड इमेज होगी, नीचे की तरफ ही बनेगी। उसके बाद साइज में जो ये इमेज बनती है बहुत बड़ी बनती है, रियल इमेज जो रियल ऑब्जेक्ट से बहुत बड़ी बनती है। और जो दोनों रेज होती है ये एक्चुअल में मीटिंग करती है, एक्चुअल में मीट होती है इनकी, तो इसलिए जो इमेज बनती है वो रियल इमेज बनती है। तो इस केस में जो इमेज बनेगी एक तो साइज में बड़ी होगी, रियल इमेज होगी, और नीचे की तरफ बनते इन्वर्टेड इमेज होगी, इन्फिनिटी पे जाके ये इमेज बनती है। उसके बाद व्हेन द ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द पोल ऑफ द मिरर। अब की बार हम ऑब्जेक्ट को क्या मिरर के थोड़ा सा और पास ले आए और क्लोज लेके आई। तो ऑब्जेक्ट को रखा हमने फोकस और पोल के बीच में। पोल क्या होता है, मिरर का जो पार्ट होता है, जैसे कनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर जो हम पढ़ रहे हैं, उसका जो बीच का पॉइंट होता है, पॉइंट पी, दैट इज कॉल्ड पोल। तो अब की बार हमने क्या किया, पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट को रख दिया। और ए और बी क्या है, ऑब्जेक्ट। तो जो एक रेज आती है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है वो क्या करेगी, रिफ्लेक्शंस के बाद फोकस से जाएगी। उसके बाद जो दूसरी रेज होती है वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। लेकिन हम देख रहे हैं कि जो दोनों रेज है इनका बीच का जो डिस्टेंस है वो इंक्रीज होता जा रहा है, बीच का डिस्टेंस इंक्रीज होता जा रहा है।
तो क्या होगा, ये रेस कहीं भी आपस में नहीं मिलेंगी। इसीलिए हम क्या करते हैं, इन रेस को एक्सट्रापोलेट करके पीछे की तरफ एक पॉइंट पे मिला देते हैं। ए डैश पॉइंट वो है जहाँ दोनों रेस अपीयर होते हैं कि जैसे वो मिल रही है। तो जो इस केस में हमने एक्सट्रापोलेट करना पड़ता है, खुद ड्रॉ आगे की तरफ बढ़ाना पड़ता है इन रेस को। तो जो इमेज बनती है वो ए डैश बी पे बनेगी, तो रियल इमेज नहीं होगी, क्योंकि एक्चुअल में जो रेज है वो मीट नहीं करती, सिर्फ ऐसा अपीयर होता है कि यहाँ पे रेज इस पॉइंट पे मिलती है। ए डैश बी डैश इज द इमेज ऑफ ए बी। तो इस केस में जो इमेज होगी वो क्या होगी, एक तो जो इमेज थी, इस ऑब्जेक्ट थी ए बी, उस ऑब्जेक्ट से बड़ी साइज की इमेज बनती है। उसके बाद इरेक्ट इमेज है, बिल्कुल सीधी इमेज बनते हैं, जैसे कि ऑब्जेक्ट होती है ऐसे ही इमेज बनते हैं। इरेक्ट है और विर्चुअल है, क्योंकि एक्चुअल में जो रेज है वो मीटिंग नहीं करती। तो जो ये केस है वो कनकेव मिरर का जो ये लास्ट वाला केस है, ये बाकी वाले केस से डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पे जो इमेज बनती है एक तो साइज़ में बहुत बड़ी होती है, उसके बाद इरेक्ट होती है। बाकी जितने भी केस हमने देखे सारे में जो इमेज थी वो इन्वर्टेड इमेज थी, यहाँ पे इरेक्ट बनती है और विर्चुअल होती है। बाकी जितने दूसरे केसेस थे वहाँ पे जो इमेज थी वो रियल थी, लेकिन यहाँ पे विर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है। उसके बाद आ जाते हैं इमेज फॉर्म बाय द कन्वेक्स मिरर। तो ऐसे ही बहुत सारे रे डायग्राम हम कन्वेक्स मिरर के लिए भी बना सकते हैं, लेकिन कन्वेक्स मिरर में जो कॉमन केस होगा हर किसी में वो ये होगा कि जो इमेज है, इमेज का साइज हमेशा ऑब्जेक्ट से छोटा होगा, और हमेशा जो इमेज है वो विर्चुअल इमेज होगी, क्योंकि कन्वेक्स मिरर के केस में कभी भी जो रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती। तो विर्चुअल इमेज बनेगी, उनको पीछे की तरफ हम एक्सट्रापोलेट करते हैं ताकि वो किसी एक पॉइंट पे ऐसा अपीयर हो कि वो मीट कर रही हो, वो आपस में मिलती हो। तो विर्चुअल इमेज होगी, इरेक्ट इमेज बनती है और साइज में स्मॉल। तो ये ए बी क्या है, एक ऑब्जेक्ट है जहाँ से एक रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, जिसको हम पीछे की तरफ रिफ्लेक्शंस के बाद अगर पीछे की तरफ ड्रॉ करते हैं तो फोकस पॉइंट से होके जाती है वो। उसके बाद जो दूसरी रेज है सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके जाती है। तो जहाँ ये दोनों रेज रिफ्लेक्शंस के बाद मीट करते हैं ए डैश बी डैश पॉइंट, तो ए डैश बी डैश इज इमेज ऑफ द ए बी ऑब्जेक्ट। तो हम देख लेते हैं जो ये इमेज है ए डैश बी डैश इज स्मॉल इन साइज एज कम्पेयर टू रियल ए बी। जो ए बी वाली ऑब्जेक्ट से कंपेयर करते हैं तो इस साइज में बड़ा ही स्मॉल होते हैं। उसके बाद दिस टाइप ऑफ इमेज इज द इरेक्ट इमेज है, ये सीधी बनी हुई है, एंड दिस इज ऑल्सो विर्चुअल बिकॉज देर इज नो एक्चुअली मीटिंग ऑफ द रिफ्लेक्टेड रे, क्योंकि एक्चुअल में मीटिंग यहाँ रिफ्लेक्टेड रेज की नहीं होती, तो ये विर्चुअल इमेज है। उसके बाद देख लेते हैं हम प्रैक्टिकल यूज क्या है। फर्स्ट इज द कनकेव मिरर का यूज देख लेते हैं हमारी डेली लाइफ में। कनकेव मिरर आर यूज बाय द ENT डॉक्टर्स। ENT डॉक्टर्स कौन से थे, जो सर्जन होते हैं, हेड और नेक के जो सर्जन होते हैं उसको बोलते हैं ENT डॉक्टर्स। तो क्या करते हैं वो नेक और हेड वगैरह के अंदर जो पार्ट होता है जिस पार्ट की सर्जरी वगैरह करनी होती है, तो वहाँ कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। उसके बाद डेंटिस्ट ऑल्सो यूज कनकेव मिरर टू मैग्नीफाई द इमेज ऑफ द टीथ। जो डेंटिस्ट वगैरह होते हैं वो टीथ की इमेजेस को मैग्नीफाई करने के लिए कनकेव मिरर का यूज करते हैं, ताकि जो माउथ के अंदर वाले पार्ट्स होते हैं उसकी इमेज को वो बड़ा करके देख सके आसानी से। इसलिए वहाँ कनकेव मिरर, क्योंकि कनकेव मिरर की प्रॉपर्टी यही होती है कि वहाँ इमेज का साइज़ है जो बड़ा दिखता है, तो डेंटिस्ट वगैरह यूज करते हैं। उसके बाद कन्वेक्स मिरर को व्हीकल्स में यूज किया जाता है। क्यों, क्योंकि कन्वेक्स मिरर की प्रॉपर्टी ये होती है वहाँ जो इमेज है ऑब्जेक्ट की इमेज का साइज़ बहुत कम दिखता है। तो अगर व्हीकल वगैरह में यूज करेंगे तो हम पीछे का एरिया बहुत ज़्यादा देख सकेंगे मिरर में, तो इसलिए व्हीकल वगैरह में कन्वेक्स मिरर यूज किया जाता है। उसके बाद आता है कनकेव मिरर यूज्ड इन ए इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड ऑप्थेल्मोस्कोप। अब ऑप्थेल्मोस्कोप क्या होता है, ऑप्थेल्मोस्कोप इज द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द इंस्पेक्टिंग रेटिना एंड अदर पार्ट्स ऑफ द आइज। जो आइज की रेटिना और कुछ दूसरे पार्ट्स को देखने में यूज किया जाता है, तो वहाँ भी कन्वेक्स मिरर को यूज किया जाता है। कनकेव मिरर, वहाँ भी कनकेव मिरर का यूज किया जाता है। उसके बाद कन्वेक्स मिरर को टेलीस्कोप वगैरह में यूज किया जाता है। पीपल यूज प्लेन मिरर इन ड्रेसिंग अप। लोग ड्रेसिंग अप करने के लिए भी प्लेन मिरर का यूज करते हैं। उसके बाद प्लेन मिरर आर यूज्ड इन द कैलिडोस्कोप में यूज किया जाता है। कैलिडोस्कोप का प्रिंसिपल क्या होता है, मल्टीपल इमेज। वहाँ पे मल्टीपल इमेजेस की फॉर्मेशन होती है जिससे बहुत अच्छे अच्छे पैटर्न्स बनते हैं, तो कैलिडोस्कोप में भी प्लेन मिरर यूज किया जाता है। So this is a table.
जहाँ पे कन्वेक्स और कनकेव मिरर में जो कर्वेचर पे फोकस पॉइंट और पोल के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट रखी हो तो किस टाइप की इमेजेस बनते हैं वो सब फिल करना है। तो दिस इज़ योर होमवर्क। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।